नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से सीएम बघेल बस्तर संभाग के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां की जनता से रूबरू हो रहे हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आज तीसरे दिन सीएम बघेल नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव का दौरा करेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल नारायणपुर के छोटे डोंगर, मर्दापाल एवं भानपुरी के स्थानीय लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम बघेल ने बीजापुर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली थी और तमाम विकास के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्टेडियम नहीं रहेगा कैसे लगेगा, इसलिए है ना, देश में और कोई राज्य नहीं है। 2800 हमारी सरकार में कोदो भाव से मिल के नारायणपुर और मेरा समूह का नाम गायत्री महिला सहायता समूह है। अभी चालू नहीं बोल के बोले हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसे ऊपर बढ़ाने की। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर आगामी 10 जून को चुनाव होने हैं। इसके लिए 31 मई तक चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन पेश किया जाना है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस से अब तक 2 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा भेजने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। अब तक जिन 2 दावेदारों ने राज्यसभा के लिए अपना दावा पेश किया है, उनमें कांग्रेस से पूर्व सांसद रहे पीआर खूंटे और प्रदेश कांग्रेस के सचिव अजय साहू शामिल हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में 71 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज से शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पवन साय शामिल हो रहे हैं। गुरुवार की शाम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जयपुर दौरे के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर रवानगी से पहले उन्होंने बैठक में होने वाली चर्चाओं की जानकारी दी और बताया कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। जयपुर में होने वाले भाजपा बैठक को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भाजपा के इस बैठक को दिखावा मात्र बताया है और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से बैठक में गए भाजपा नेताओं के पास राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे बोलने की क्षमता नहीं है। जयपुर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी उपस्थित रहेंगे और उनका मार्गदर्शन रहेगा और राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जो वहाँ पे चर्चा में आएगा, 30 मई होते होते माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और 8 साल में जो परिवर्तन देश के अंदर आया, एक आत्मविश्वास देश के अंदर जागृत हुआ, जो डेवलपमेंट के काम हुए और जो 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था निःशुल्क में की, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार 10 महीने तक करते रहे। इसके साथ ही साथ गांव, गरीब और किसान के लिए जो कार्य योजना बना के काम किया, इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य योजना होगा। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो अब संगठन की गतिविधि चल रही है, जो अभी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश व्यापी हम शक्ति केंद्र विस्तारक योजना का काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक जानकारी दी जाएगी और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी जो कार्य योजना है उस पर भी विचार।
ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। पूर्व में जिस प्रकार राम जन्मभूमि को लेकर न्यायालय ने जो आदेश दिया उसे दोनों पक्षों ने माना और आगे भी ज्ञानव्यापी के मामले में जो फैसला होगा दोनों पक्षों को मानना चाहिए। देखिए, यथार्थ और सच्चाई न्यायालय के आदेश का निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे पूर्व में घटना को देख जाए और जिस प्रकार राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर न्यायालय की आदेश दिया और उस आदेश को दोनों पक्ष ने माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है ज्ञानव्यापी के मामले में भी जो न्यायालय का आदेश होता है, मुझे लगता है दोनों पक्षों को पूरे सम्मान से मानना चाहिए। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया। थिएटर वर्कशॉप के तीसरे दिन नाट्य प्रशिक्षक संतोष राजपूत ने थिएटर में मिरर वर्क, बॉडी लैंग्वेज के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षुओं ने कार्यशाला का अनुभव साझा करते हुए इससे बहुत उपयोगी बताया। इसके साथ ही रंगकर्मियों के लिए अनुशासन का महत्व विषय पर अनुभवी निर्देशक संतोष राजपूत ने बातचीत की। इसके अलावा यहाँ आए प्रशिक्षुओं को अभिनय में बॉडी लैंग्वेज की अहमियत बताते हुए उसका अभ्यास भी कराया गया। वर्कशॉप में थिएटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझाया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षुओं को बिना डायलॉग के सिर्फ भाव भंगिम के ही कैसे दर्शकों से कनेक्ट होना है ये भी सिखाया जा रहा है। गौरतलब है कि ये वर्कशॉप 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली में जहां बच्चों को और दोपहर की पाली में 14 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को थिएटर की बारीकी सिखाई जा रही है। इस वर्कशॉप में शामिल ज्यादातर प्रशिक्षु नए हैं। इन्हें बुनियादी जानकारी दिए जाने के बाद आगे और तराशने की योजना है। इस थिएटर वर्कशॉप में अनुभवी निर्देशक रचना मिश्रा, संतोष राजपूत और डॉक्टर सुयोग पाठक मुख्य प्रशिक्षक है। इनके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े कुछ और अनुभवी रंगकर्मी भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो हम बोल सकते हैं। सेकेंड, आप बेसिक से सर हमको एक एक चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं। तो आज जैसे हमारी क्लास पहले दिन जब हम आए थे तब सर ने हमको एक वॉकिंग सिखाई थी कि हाउ टू वॉक। तो हम जनरली अपने पंजों पे, टोस पे भार देके चले। सर ने हमको बताया कि अपनी एड़ी पे भार देके आपको मूवमेंट करना है, फर्स्ट थिंग। और आज जब हम क्लास में आए तो जब हमको सर ने वॉकिंग बताई तो उसमें हमको उन्होंने बताया कि आपको जिगजैग में चलते हुए अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन में लेके चलना है। तो उन्होंने एक बॉडी को पूरा कोऑर्डिनेट करना, लय में चलना, वो सिखाया। ये वर्कशॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 3 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए। इसमें आज जो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है, देन हम अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो सबको कैसे ट्रस्ट सब पे करके और इस काम को कंटिन्यू करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। देन फिर हम लोगों को मिरर का जो भी जैसा मैडम ने बताया एग्जैक्टली वही था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिल रहा है। थिएटर वर्कशॉप है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें 3 दिन में हमने बहुत सारा बच्चों ने जो नया आए हैं वो तो सीखे और मेरी जैसे ओल्ड एज में भी मेरे को इतनी क्यूरिटी बनी कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना ज्ञानवर्धक वर्कशॉप जो है वो हर साल हर बच्चों के लिए प्रेरणादायक है और इससे बच्चे बहुत आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जबकि मैं ओल्ड एज की होने के बाद भी मुझको भी ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष राजपूत है और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक ये अभिनय प्रेरित कार्यशाला का आयोजन किया गया है 17 मई से 27 मई जनमंच सड्डू में। और मैं यहाँ एज ए ट्रेनर हूँ, प्रशिक्षक के रूप में आया हूँ। आज तीसरा दिन हुआ है हमको और हमारी वर्कशॉप का जो समय है वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का है। अभी इन 3 दिनों में सारे नए प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने पहले कभी थिएटर किया नहीं है। तो अभी मूलतः 3 दिनों में हम शुरुआती उनको जानकारियां दे रहे हैं अभिनय की, अभिनय से संबंधित बाकी विधाओं की, कलाओं की, अभिनय में किन किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके बारे में।
सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में बीते दिनों 82 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी से ध्वस्त हुई विद्युत आपूर्ति के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। विद्युत विभाग द्वारा लगातार 5 दिनों के अथक प्रयास और तेज आंधी से टूटकर गिरे सभी खंभों को बदलकर नए खंभे लगाने का काम जारी है। वहीं मैनपाट के चोरकी पानी में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से ग्रामवासियों को पानी के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 5 दिनों पूर्व तेज आंधी ने मैनपाट क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। तेज आंधी से विद्युत विभाग को लगभग 20 लाख रुपए से अधिक क्षति पहुंचने का अनुमान है। 5 दिनों बाद भी कई गांव में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है, जहां बिजली बाधा के चलते लोगों को 5 दिनों तक नाले नदी से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक इस गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है। लाइट इसलिए नहीं है, हवा तूफान आया, खम्भा टूट गया, लाइट उसी दिन से कटा हुआ है। कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या ही है, पानी पीने के लिए दूर में जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर में। और क्या क्या समस्या हो रही है? और समस्या ही है, जो थोड़ा मोड़ा सब्जी उब्जी लगाए थे वो मर जा रहा है। क्यों मर रहा है? पानी की वजह से। पानी अब लाइट रहे ना पानी चले। लाइट नहीं है, गोल हो जाते कहाँ कर पानी। कितना दिन से लाइट गोल है? 6 दिन होता है। तो कोई अधिकारी में नहीं आई? नहीं आई ना है। तो कैसे करता तुम फिर? कैसे करबो, कहाँ कहाँ बोरिंग शोरिंग ले लाम था। बहुत परेशानी है, बिजली गया है तब तक पानी पीने के लिए मर जा रहे हैं हम लोग। तबाह तबाह बीत रहा है धूप में। 2 किलोमीटर पानी पीने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? इधर वही मंदिर के पास। और क्या क्या करते हैं पानी से? अब यही तो कर रहे हैं, अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा किए थे, सब मर जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में अब कोविड की जांच के लिए RT-PCR लैब की शुरुआत कर दी गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस लैब को प्रारंभ करने के लिए अत्याधुनिक मशीन और टेक्नीशियन की भर्ती कर ली है। CMHO ने दावा किया है कि जिले के RT-PCR लैब से एक दिन में 300 सैंपलों की जाँच की जा सकेगी। सैंपल कहाँ से लाते हैं? सैंपल ब्लॉक से आएगा, जिला हॉस्पिटल से लेंगे। तो बताइए नहीं इसके बारे में। जो भी सैंपल आएगा उसको पास के थ्रू हम लोग उसमें एक रीजेंट रहता है, लाइसिस रीजेंट, मतलब जैसे जो भी सैंपल है उसमें RNA कुछ अच्छा इसी का खाली मसले। जी, जांजगीर ज़िले में हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं थी और आज से हमारे ज़िले में वायरोलॉजी लैब की पूरी फुल फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये अच्छी बड़ी सुविधा है जो ज़िले में उपलब्ध हो गई है और 300 मिनिमम 300 लोगों का हम लोग इस लैब में परीक्षण कर सकेंगे और उसके लिए एक बहुत शानदार लैब निर्माण हो चुका है और साथ में एक्सपर्ट जो टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी भी व्यवस्था है। तो अब हमारी जो डिपेंडेंसी दूसरे ज़िलों में थी वो ख़त्म हो गई है और ये जांजगीर चांपा ज़िले के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और इससे बेहतर ये होगा कि जो सैंपल्स आते थे उसमें जो डिपेंडेंसी कारण कुछ विलम्ब भी होता था वो अब नहीं होगा और ज़िले के लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा, एक और माइलस्टोन है। इसका औपचारिक उद्घाटन आने वाले समय में कराएंगे। टेस्टिंग और ट्रायल हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। RT-PCR लैब जो कि कोविड के जांच के लिए आधुनिकतम तकनीकी मानी जाती है, सबसे संवेदनशील जांच होती है ये और इसकी जो सेंसिटिविटी है सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। इस जांच के लिए अभी तक हम रायगढ़ ज़िले पे और बिलासपुर ज़िले पे निर्भर थे। प्रतिदिन यहाँ से सैंपल लेके जाना पड़ता था और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने में भी थोड़ा समय लगता था। आज से वो जांच हमारे ज़िले में प्रारंभ कर दी गई है और ये कोविड के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी एक कदम है जो जिसकी पूर्ति यहाँ हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विधानसभा वार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन बीजापुर विधानसभा के कुटरू में भेंट मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। कुटरू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा, ग्राम पंचायत अड्डावली में खेल मैदान निर्माण के अलावा अनेक घोषणाएं की। एक साधारण से ग्रामीण जन माननीय मुख्यमंत्री से रूबरू होते हुए यह क्षण ऐतिहासिक है। तालियां बजाइए आप सब लोग।
ऐसे अवसर हम सबको नहीं मिलते हैं। बहुत ही सौभाग्य का क्षण मासाराम जी के लिए। और फरसेगढ़ मिरतुर में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की भी घोषणा करता हूं। अब बच्चे लोग हैं, अब कॉलेज भी खुल जाएगा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी रहेगा और यहाँ स्टेडियम नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा, इसलिए यहाँ भी मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यान से सुना। बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जनजीवन, इसको संरक्षित संवर्धित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे माता गुड़ी हो, चाहे देव गुड़ी हो, उसके निर्माण और उसके बाद जितने भी हमारे बैगा है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बुनिया है, इन सब के लिए भी हम लोग मानदेय की व्यवस्था किए हैं ताकि हमारी संस्कृति भी संरक्षित रहे, अवलित और संवर्धित हो। ये हमारी कोशिश। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने बीते दिन जयपुर रवाना हुए। जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नक्सलियों के चर्चा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूमिका लगातार बदलती रहती है, जब चाहे जो बयानबाजी कर देते हैं, फिर उस बयान को दूसरे बयान से बदल देते हैं। देशव्यापी जिस प्रकार से चर्चा और बातचीत चल रही है, तो जयपुर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी उपस्थित रहेंगे और उनका मार्गदर्शन रहेगा और राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जो वहाँ पे चर्चा में आएगा, 30 मई होते होते माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और 8 साल में जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, एक आत्मविश्वास देश के अंदर जागृत हुआ, जो डेवलपमेंट के काम हुए और जो 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था निःशुल्क में की, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार 10 महीने तक करते रहे। इसके साथ ही साथ गांव गरीब और किसान के लिए जो कार्य योजना बना के काम किया, इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य योजना होगा। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो अब संगठन की गतिविधि चल रही है, जो अभी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश व्यापी हम शक्ति केंद्र विस्तारक योजना का काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक जानकारी दी जाएगी और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी जो कार्य योजना है उस पर भी विचार। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बीते दिन कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष रायपुर में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने बैठक में अलग अलग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज रायपुर जिले के विकास कार्यों सहित राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संपूर्ण विभागों की आज समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिले के सारे अफसरान मौजूद थे। हमारे रायपुर जिले में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, खेतिहर मजदूर कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं में किस तरीके से काम चल रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग किस तेजी से काम कर पा रहे हैं और रायपुर शहर में और क्या क्या जो विकास के काम हो रहे हैं, रायपुर जिले में क्या क्या काम हो रहे हैं, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई। नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात और दौरा का कार्यक्रम बनाया हुआ है।
सौभाग्य से सरगुजा संभाग में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में हो गया। आज बस्तर संभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजिट का दूसरा दिन है। आने वाले जून के महीने में रायपुर जिले का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। उसके पूर्व भी उनके विजिट के पहले सारे कार्यों की समीक्षा हमने किया है और हमें खुशी है कि रायपुर जिला प्रशासन और हमारे जिले के अधिकारियों ने बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में इससे भी और बेहतर कैसे हो सकता है उसके संदर्भ में हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की किसी भी खबर के लिए क्लिक कीजिए जनधारा 24। हमने जीता है 25 लाख से ज्यादा पाठकों का विश्वास। सूचना और खबरों की बाढ़ के बीच भरोसे का नाम है जनधारा 24। अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018 के बाद से न तो कोई परीक्षाएं हुई और न ही कोई सर्टिफिकेट यहां पढ़ने वाले छात्रों को मिल पाए हैं। बावजूद इसके हर बार समय पर फीस जरूर ली गई है। इस फर्जीवाड़े के चलते कॉलेज के 300 से भी अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य अब अधर पर लटका हुआ है। वहीं छात्रों की शिकायत पर टिकरापारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वो नागन कलेक्टर ही करेगा, उसने टीम गठित करेगा। आप रिटायर हुए थे सब इसमें आवेदन लड़कों के द्वारा दिया गया था कि हमको पैरामेडिक कोर्स के बहाने यहाँ साई कॉलेज के नाम से उन्होंने खोला संस्थान और स्टडी कराने के दौरान शहडोल में श्री राम कॉलेज के माध्यम से एग्ज़ाम कॉन्टेक्ट कराते थे। लेकिन 2018-19 के एडमिशन हुए थे, उन बच्चों का नहीं हो पाया एडमिशन, ना ही परीक्षा हो पाई। जब वहाँ साइंस संस्थान के मालिक पांडे से पूछा गया तो उसने बोला कोविड की वजह से नहीं हो पाया, उस संबंध केस कोर्ट में चल रहा है। तारीख इस महीने 10 जून को हियरिंग है, उसमें फाइनल होगा एग्ज़ाम के संबंध में। उसी संबंध में लड़कों को आने पर आवेदन दिए, जाँच की। जाँच हमारे श्रीमान CSP महोदय द्वारा की गई, जिसमें जाँच में ये पाएगा कि संबंधित संस्था साईनाथ कॉलेज शहडोल में वर्तमान में संबद्धता नहीं है, पूर्व में थी, वर्तमान में। जांच में ये पाया गया संबंधित संस्थान द्वारा लड़कों को फार्म भरा के फीस लेके उस नाम धोखाधड़ी किया। इस प्रकरण में 420 कायम का अपराध पंजीबद्ध किया, बेचना लिया गया है। दुर्ग न्यायालय ने दहेज संबंधी मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें राजीनामा होने के बाद भी ससुराल वालों के विरुद्ध 420 का अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दरअसल दुर्ग के होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी बेटी रूही अग्रवाल के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है। देखो, जिन धाराओं का अपराध पंजीबद्ध हुआ है ना, तो सब नॉन अवेलेबल है, बस पकड़ाने की देरी है। मेरी ये पक्षकार हैं निमिष अग्रवाल, उनकी शादी विजय अग्रवाल जी की बेटी रूही अग्रवाल के साथ हुई थी। इसी दरमियान दोनों पक्षों के बाद किसी बात पारिवारिक विवाद हुआ था। पारिवारिक विवाद जब हुआ था तो निमिष अग्रवाल और उसके परिवार के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसमें निमिष अग्रवाल अपने परिवार से ही जेल चले गए थे। उसी दरमियान में दोनों पक्षों के मध्य एक राजीनामा हुआ था, इकरारनामा हुआ था, मैटर ऑफ MOU हुआ था। वो MOU हुआ था कि 3 करोड़ 5 लाख रुपए मेरा पक्षकार निमिष अग्रवाल रूही अग्रवाल के परिवार को दे देगा और सारे मसले समाप्त हो जाएंगे। हमने DD के माध्यम से 3 करोड़ 5 लाख रुपया उनको दे दिया, लेकिन उनके द्वारा मसले समाप्त नहीं किए जा रहे थे और लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। उसी बात को लेकर हमने करीब 4 साल पहले माननीय न्यायालय दुर्ग में एक परिवाद दायर किया था कि ये जो एग्रीमेंट है उसका इनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैडम अंकिता गुप्ता जो वर्तमान में जज हैं, उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि रूही अग्रवाल और उनके पिता विजय अग्रवाल द्वारा ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसका इन लोग के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसी कारण उनके द्वारा 418, 420, 383 एवं अन्य कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक ने महासमुंद के दिवंगत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस मनमीत रामगढ़िया की पत्नी को 50 लाख की बीमा राशि के चेक दिए। बीते दिन से 2 माह पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में कार्यरत मनमीत रामगढ़िया, जिनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, SBI महासमुंद के चीफ मैनेजर लक्ष्मीकांत पाणिग्राही ने बताया कि बैंक ने दिवंगत मनमीत रामगढ़िया के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी पत्नी परमजीत कौर रामगढ़िया को 50 लाख की बीमा राशि का चेक दिया। एक्चुअली हमारे स्टेट बैंक में सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के रूप में जो एम्प्लॉइज है उनके खाता रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं, PWD के होते हैं, शिक्षा विभाग के होते हैं, ऐसे सभी विभाग के होते हैं। और ये जो मनमीत रामगढ़िया जिनका 3 महीना पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तो उनका जो सैलरी पैकेज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज था, चूंकि उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, इसलिए बैंक की तरफ से अपना 50 लाख का पैकेज उनको जो था 50 लाख का बैंक ने चेक के रूप में उनको प्रदान किया है, ताकि उनका जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता मिल सके और उनका जीवन अच्छे ढंग से कर सकें। ये केवल स्टेट बैंक में ही एक व्यवस्था है, सैलरी पैकेज के रूप में अपन देते हैं। जो सरकारी विभागों में जितने भी एम्प्लॉइज है उन सभी विभाग के लिए व्यवस्था रहता है। हमारे यहाँ जो सैलरी अकाउंट है वो अकाउंट मेंटेन रहता है, तो उनके हम बैंक अपनी तरफ से उसका प्रीमियम पे करती है। कस्टमर से कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। जब कभी भी ऐसा कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होता है तो अलग अलग विभाग के व्यक्ति को हिसाब से अलग अलग राशि बना हुआ है, वो सारा व्यवस्था बैंक करके अपनी तरफ से वो पे कर देती है। जी, वो कागज जैसे उनका डेथ हो जाता है तो बैंक में चूंकि पासबुक उनके घर में रहता ही है, अकाउंट नंबर लेके अपने पास आते हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेके आते हैं, हम उसको चेक करते हैं वो कोई सैलरी पैकेज में है या नहीं है। जैसे ही सैलरी पैकेज में होता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज है, फॉर्म्स भरना पड़ता है, वो तत्काल कार्यवाही करते हैं और हम जल्द से जल्द उसको पेमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके केस में केवल और केवल 3 महीने के अंदर हमने 50 लाख रुपया बैंक की तरफ से स्वीकृत करा के उनको राशि प्रदान कर दिया। नहीं, जो सैलरी पैकेज हो, जिनका सैलरी आता है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी या सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के रूप में जो खाता वर्गीकृत किया गया है, उन्हीं के लिए रहता है। अगली खबर जांजगीर से, जहां बाराद्वार के मुख्य मार्ग में NH 49 पर तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में नगर पंचायत बाराद्वार के पूर्व कर्मचारी की पत्नी की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी चला रहे पूर्व कर्मचारी पति को भी चोट आई है। घटना के बाद NH 49 मार्ग पर चक्का जाम भी कर दिया गया था। प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम पर काबू पा लिया गया। गाड़ी भेजा था तुम्हारा, उसमें काम भाई वो लपेट तो गाड़ी नहीं आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।